अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजारानी इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईआर की डेफिनेशन, उसका स्कोप और एवोल्यूशन ऑफ आईआर के आईआर की कैसे एवोल्यूशन हुई एकेडमिक डिसिप्लिन बनने तक। अब एवोल्यूशन ऑफ आईआर हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक तो हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बताएंगे कि हिस्ट्री से कैसे होता हुआ उसने एक एकेडमिक डिसिप्लिन का दर्जा हासिल किया। उसके बाद हम दूसरा जो बताएंगे वो बताएंगे थ्योरेटिकल एवोल्यूशन कि कैसे थ्योरीज आईआर में आई और थ्योरीज के बाद कैसे वो एकेडमिक डिसिप्लिन तैयार हुआ। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वो है कि रिलेशनशिप अमंग द नेशंस इज कॉल्ड आईआर। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कंट्रीज की आपस में जो रिलेशनशिप है उसको ही आईआर कहा जाता है। और यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रिलेशनशिप होती है, जो ताल्लुकात होते हैं, वो ताल्लुकात मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर किसी कंट्री के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं तो वो भी एक किस्म के ताल्लुकात हुए। अगर किसी कंट्री के साथ कंपटीशन के ताल्लुकात हैं, लेट्स सपोज के यूएस और चाइना, तो ये भी एक किस्म के ताल्लुकात हैं। वहां हम ये कह सकते हैं कि वो ताल्लुकात बेहतर नहीं जैसे ईरान और सऊदी अरबिया, मगर वो भी एक किस्म के ताल्लुकात हैं। तो ये जो ताल्लुकात हैं इसी ही ताल्लुकात को आईआर कहा जाता है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन को हम उर्दू में देखें तो वो है बैनुल कौमी ताल्लुकात। बैनुल कौमी मतलब कि दुनिया के आपस में ताल्लुकात, दुनिया के ममालिक के आपस में ताल्लुकात। और यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की स्टडी किनके दरमियान? डिफरेंट एक्टर्स। अब डिफरेंट एक्टर्स जैसे कि स्टेट आ गई, इंडिविजुअल्स आ गए, या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो गई, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, उन सब की दुनिया के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरएक्शन है उसे ही आईआर कहा जाता है। इस डेफिनेशन को थोड़ा अगर और देखें तो यह है कि इंटरएक्शन जो होती है वो 3 किस्मों की होती है। एक तो या तो कोऑपरेशन की वजह से कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। अगर हम कोल्ड वार का टाइम पीरियड देखें तो कोल्ड वार के टाइम पीरियड में भी इन दो कंट्रीज के दरमियान आपस में ताल्लुकात बेहतर थे। अगर कंपटीशन देखें तो कंपटीशन भी पूरे कोल्ड वार से लेकर आज तक यूएस और चाइना में कंपटीशन चल रहा है। हर कंट्री, मतलब ये दोनों कंट्री, इनकी यही कोशिश है कि हम दूसरी कंट्री को, जो हमारे अपोनेंट है, उनको कैसे कुर्टेल करें। अगर हम और देखें तो एक ताल्लुकात इंटरेक्शन इस बात की वजह से होती है, अगर कोई कंट्री किसी कंट्री के उसके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं, जैसे कि सऊदी अरबिया और ईरान। अब इस वक्त भी हम कह सकते हैं कि रशिया और यूएसए, इनके जो ताल्लुकात हैं वो भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इन मुख्तलिफ तरीकों की वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्शन करता है। अब ये मैंने इसमें डेफिनेशन में लिखा था कि इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट एक्टर्स। अब डिफरेंट एक्टर्स कौन से हैं? सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम देखें तो सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बता दिए कि इंटरनेशनल लॉ के जो सब्जेक्ट हैं वो है इंडिविजुअल। अगर पाकिस्तान का इंडिविजुअल चाइना के इंडिविजुअल से कोई डील कर रहा है, कोई फ्रेंडशिप कर रहा है, या कोई भी बिजनेस का कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये भी आईआर है। या कोई स्टेट, मतलब कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आप देखें कि सनसिल्क एक ऐसी कंपनी जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, या और इसे अगर हम देखें जैसे फूड पांडा, या बहुत सी वैसी चीजें जो हैं, इससे भी हम आईआर में देख सकते हैं। अब अगर हम आईआर के स्कोप पे देखें तो 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय गोल्डस्टीन की ये बुक है, इससे ही मैं, इसका रेफरेंस यही है, वहां से मैं बात करूंगा। अब उसने क्या किया कि उसने स्कोप को 2 चीजों में तकसीम किया है, एक नैरो स्कूल ऑफ थॉट में और दूसरा ब्रॉडर स्कूल ऑफ थॉट में। अब बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रॉडर स्कूल ऑफ थॉट पे आपको बता देता और आप वही चीजें सीएसएस के पेपर में लिख लेते तो ठीक था, बेहतर था। मगर यहाँ पे नैरो स्कूल ऑफ थॉट में सिर्फ इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद ज्यादा क्लियर हों। सबसे पहले अगर नैरो स्कूल ऑफ थॉट को देखें तो उनमें यह कहा गया है कि भाई आईआर कोई ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट नहीं,
ये एक ऐसी कनेक्शन है हिस्ट्री और साइंस की, एक पुअर कनेक्शन है। देखें आईआर में आपको हिस्ट्री मिलेगी, आईआर में आपको साइंस की चीजें मिलेंगी, इवन के आईआर के जो सीएसएस का सिलेबस है उसमें आप फेमिनिज्म को पढ़ेंगे, मतलब कि फेमिनिज्म एक अलग चीज हो गई। आप यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड वार 1 पढ़ेंगे, वर्ल्ड वार 1 से पहले पढ़ेंगे कैसे हुई, या फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे या रशियन रेवोल्यूशन, मतलब कि हिस्ट्री की तो बात हुई। तो नैरो स्कूल ऑफ थॉट यही कहते हैं कि ये एक पुअर कनेक्शन है हिस्ट्री और साइंस की। मगर ब्रॉडर स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि भाई ये एक ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट है जो रेगुलेट करता है रिलेशनशिप अमंग द नेशंस के दरमियान, जो उनकी जो रिलेशंस, जो ताल्लुकात हैं, उनको यही रेगुलेट करता है। और दूसरी बात, नैरो स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि भाई आईआर क्या है, साइंस है या आर्ट, मतलब कि वो एक क्रिटिसाइज वे में करते हैं। मगर ब्रॉडर स्कूल ऑफ थॉट में ये कहा गया है कि भाई आईआर ना ही तो कोई साइंस है ना ही आर्ट है, मगर ये एक ऐसी फ्लेक्सिबल अप्रोच है जिसकी तहत हम इंटरनेशनल सिस्टम को समझ सकते हैं। फ्लेक्सिबल अप्रोच कैसे, जैसे लिबरल अप्रोचेस हैं, आप आइडियलिज्म वहां पे आ गया, लिबरलिज्म आ गया, रेवोल्यूशनरी अप्रोचेस हैं जिसमें मार्क्सिज्म आ गया। अब इसकी वजह से दुनिया को समझ सकते हैं, दुनिया के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे नैरो स्कूल ऑफ थॉट में ये है कि जो स्कोप है आईआर का वो डिफरेंट है, मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए उसका स्कोप डिफरेंस है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिफरेंस है। मतलब कि देखें अगर अफ्रीका की कंट्रीज वो दिन ब दिन गरीब होती जा रही हैं, वैसे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज देखें तो वो ज्यादा डेवलप्ड होती जा रही हैं। तो इनका कहने का मकसद यही है कि भाई आपने आईआर तो पूरी दुनिया में लगा दिया मगर उसका स्कोप तो दुनिया में डिफरेंट है। मगर यहाँ पे है कि भाई नहीं, आईआर का स्कोप पूरी दुनिया में बिल्कुल ही इक्वल है। पूरी दुनिया की जो भी कंट्रीज हैं उसमें आईआर मतलब कि इक्वली काम कर रहा है। और फोर्थ नंबर पॉइंट जो है नैरो स्कूल ऑफ थॉट में, उसमें यह कहा गया है कि भाई ठीक है आपने थ्योरीज दी, रियलिज्म आ गया, आइडियलिज्म आ गया, इससे इंटरनेशनल सिस्टम को क्या फर्क पड़ेगा। मतलब कि रियलिज्म अगर थ्योरी है तो रियलिज्म थ्योरीज में कोई किसी कंट्री के ताल्लुकात पे या किसी कंट्री के किसी के फॉरेन पॉलिसी पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ब्रॉडर स्कूल ऑफ थॉट में ये कहा गया है कि भाई जो थ्योरीज हैं उससे हम ये समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम की जो कम्प्लेक्सिटी है, जो उसमें लूप फॉल्स हैं, हम वो समझ सकते हैं। देखें रियलिज्म हमने लेट सपोज आइडियलिज्म पढ़ लिया, रियलिज्म पढ़ लिया, या जो भी थ्योरीज, रेवोल्यूशन अप्रोचेस हैं, लिबरल अप्रोचेस हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया। तो उसके बाद जो हमारे फॉरेन पॉलिसी या डिसीजंस मेकर्स हैं उनको एक आसानी मिलती है कि भाई हम कौन सा स्टेप लें और कौन सी किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी बना दें। जैसे कि एक इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट मिला, इंटरडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट के बाद ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, तो ग्लोबलाइजेशन ने उस इंटरडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रमोट किया। तो मतलब कि थ्योरीज ही वही चीजें हैं जिससे हम पूरी दुनिया के एक सिस्टम को समझ सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर पॉइंट अगर देखें तो उसमें यह कहा गया है कि आईआर कोई अपना सब्जेक्ट नहीं, कोई अपना डिसिप्लिन नहीं। मतलब कि आईआर जैसे मैंने पहले पॉइंट में बता दिया था कि हिस्ट्री और साइंस की पूरा कनेक्शन है। मतलब कि ऐसा कुछ है नहीं आईआर में कि जिसका उसका अपना हो। मगर ब्रॉडर अगर हम देखें, पर्सपेक्टिव में देखें, तो वो ये कहते हैं कि भाई जो आईआर है वो स्टडी है कॉन्सेप्ट की, जो हेल्प करते हैं हमें इंटरनेशनल सिस्टम को समझने की, जिससे हम फॉरेन पॉलिसी बनाते तैयार करते हैं, जिससे हमें ये हम समझ जाते हैं कि भाई नेशनल इंटरेस्ट हमारी कौन सी है और नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट करें, जिससे हमें डिप्लोमेसी की चीजें समझ आ जाती हैं, ह्यूमन राइट्स, नेशनल पावर, या जो भी चीजें हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं कि भाई हम कौन सी चीजों को देकर कैसे अपने मुल्क की, अपने कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को तैयार करें, या डिसीजन मेकर कौन कौन से स्टेप लें। जैसे हम कॉस्ट और बेनिफिट देखते हैं तो वो आईआर को पढ़ने के बाद हर चीज में इस चीज को मेजर करके ऐसे ही स्टेप उठाते हैं जिससे कंट्री को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब और देखें तो पीस इज स्टिल मार्जिनलाइज्ड। वो कहते हैं कि ठीक है हमने हर बात को मान लिया मगर इस वक्त तक फिर भी पीस तो मार्जिनलाइज्ड है। लेट सपोज के इस वक्त रशिया और यूक्रेन के आपस में कितने ताल्लुकात, जंग चल रही है, या चाइना
अमेरिका के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं, या सऊदी अरब या ईरान के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं। आपने आईआर तो लगा दी, आईआर ने दुनिया में अमन को प्रमोट तो नहीं किया, मगर ये कहते हैं कि भाई देखें आईआर का डिसिप्लिन जो इमर्ज हुआ अब इस पॉइंट में, इसी ही पॉइंट को हम कोटेल कर रहे हैं कि भाई देखें डिसिप्लिन जो इमर्ज हुआ वर्ल्ड वार 1 के बाद हुआ, बिल्कुल ही जो डेवलप हुआ वो वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ। अब देखें वर्ल्ड वार 2 के बाद हाँ थोड़ी बहुत सी कंट्रीज में झड़पें हो रही हैं, उनमें क्लैशेस हो रहे हैं, ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, मगर कोई ऐसी जंग नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा काम किसका है, इंटरनेशनल रिलेशन का एज ए सब्जेक्ट है। और इसके साथ साथ इट डील सिक्योरिटी स्टडी। आप सिक्योरिटी स्टडी को पढ़ते हैं इससे कि भाई डिफेंसिव अप्रोचेस को पढ़ते हैं, आप ऑफेंसिव अप्रोचेस को पढ़ते हैं। उन दोनों को पढ़ने के बाद आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकालते हैं कि हमें कौन सा पर्सपेक्टिव लेना चाहिए या हमें कौन सी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से डिजाइन करनी चाहिए। उसके साथ साथ इट डील्स फाइनेंशियल मैटर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की आप पूरी थ्योरीज पढ़ते हैं। थ्योरीज पढ़ने के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को कैसे डिजाइन करें। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। अब यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये लगे कि देखिए सवाल की क्वेश्चन की नेचर होती है, अगर क्वेश्चन की नेचर ऐसे ही हो तो आप दोनों पॉइंट्स को साथ डिस्कस करते जाएं, मगर अगर सिर्फ आपको ऐसे समझें कि स्कोप उसके पॉजिटिव स्कोप पूछें तो आप ब्रॉडर के जो भी पॉजिटिव स्कोप मैंने आपको पॉइंट बता दिए 8, आप उस पर ही डिस्कस करें। अब आते हैं आईआर की ओरिजिन और एवोल्यूशन कैसे हुई। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पे देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे थ्योरेटिकल इसका प्रोसेस कैसे हुआ। अब अगर हिस्टोरिकल इसकी एवोल्यूशन देखें तो सबसे पहले क्या हुआ था कि एक वार हुई थी, पेलोपोनेशियन वार्स। अब ये हुई थी एथेंस और स्पार्टा के दरमियान। अब क्या हुआ कि उस वक्त जो पावर थे वहां पे जो डोमिनेट कर रहे थे यूरोप में वो थे स्पार्टन्स। अब स्पार्टन्स को एक खौफ हुआ, जैसे आज के दौर में हम सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं, वो उन्हें ये खौफ हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एथेंस के लोग या एथेन के जो कौम है वो हमारी पावर को शायद कुटेल कर जाए, खत्म कर जाए। और उस पावर की वजह से स्पार्टा के लोगों ने भी अपनी एक लीग बनाई, जिसमें वो उस वक्त कंट्रीज तो थी नहीं, छोटी छोटी एम्पायर थे, कोई बड़ी एम्पायर तो वो एम्पायर कुछ स्पार्टा के साथ मिली और बहुत सी ऐसी एम्पायर्स थी जो एथेंस के साथ मिली। तो ये एक मतलब कि जैसे इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशंस बनती है जिसमें बहुत सी कंट्रीज शामिल हो जाते हैं, वो वहां पे भी एक ऐसे ही ब्लॉक्स बने थे। तो मतलब कि ये एक प्रोसेस था, एक ओरिजिन थी जिससे आईआर की एवोल्यूशन हुई, और इस ही बात की वजह से ही जंग हुई थी स्पार्टा और एथेंस के दरमियान। अब आगे बढ़े, 30 इयर्स वार हुई। अब यहां पे मैं आपको शायद ये बात समझाने में कासिर रहा, उसमें जब इन्होंने क्या किया कि एवोल्यूशन ऐसे हुई कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, इन्होंने आपस में ताल्लुकात बेहतर किए, अलायंसेस बनाए। अलायंसेस क्यों बनाए? सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से कि ऐसा ना हो कि ये एथेंस के लोग हमें कोटेल कर जाएं। उसके बाद 30 इयर्स वार हुई। ये एक रिलीजियस वार थी जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान हुई। उस वार का जो समझौता हुआ वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में हुआ, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जन्म दिया गया। नेशन स्टेट मतलब कि कोई भी स्टेट किसी दूसरी स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा या कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं करेगा, सॉवरेंटी या खुद मुख्तियारी को अहमियत दी जाएगी। मगर मतलब कि आप समझ सकते हैं कि पहले अलायंसेस बने, अलायंसेस के बाद अब ये एक प्रोजेक्ट तैयार किए गए कि भाई कोई भी किसी की स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा, सॉवरेंटी का ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई? वहां पे किंग था, सारे पावर किंग के बाद। उसके बाद जो पावर थे वो प्रीस्ट या नोबल के पास, जिसे हम क्लर्जी वगैरह भी कहते हैं, उनके पास पावर थे। जो कॉमन सिटीजन्स थे उनके पास कुछ भी नहीं था। तो कॉमन सिटीजन्स की तरफ से वहां पे एक रेवोल्यूशन आया। तो उस रेवोल्यूशन के बाद वहां पे इक्वलिटी का जन्म हुआ, डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, बैलेंस ऑफ पावर का भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जन्म हुआ। बैलेंस ऑफ पावर कैसे हुआ कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई तो वहां पे नेपोलियन का राइज हुआ। तो नेपोलियन का राइज मतलब कि जो भी नेबरिंग स्टेट्स थे, जो भी पावरफुल कंट्रीज कह सकते हैं इस वक्त, जैसे कि
यूनाइटेड किंगडम था या ग्रेट ब्रिटेन था, तो उसमें और फ्रांस में एक बैलेंस ऑफ पावर का गेम शुरू हुई, तो उससे बैलेंस ऑफ पावर का भी जन्म होता है। उसके बाद ग्रेट वार्स हुई, वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई। तो वर्ल्ड वार 1 कैसे हुई, उसमें कैसे अलायंसेस बने, उसके बाद कैसे लीग ऑफ नेशन के तहत या ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के तहत समझौते किए गए, अमन कायम किया गया। उसके बाद कैसे लीग ऑफ नेशन कुछ हद तक चली, उसके बाद उनका फेल होना, फिर वर्ल्ड वार 2 होना। तो ये एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन थी इंटरनेशनल रिलेशन की। फिर कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोसेस। अब थ्योरेटिकल प्रोसेस जैसे थ्योरीज आई, सबसे पहले क्या हुआ कि आइडियलिज्म के लोग पहले जैसे मतलब कि अगर हिस्ट्री में हम देखें, जैसे जॉन बेलेस की बुक ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एडिशन नंबर 4 में ये था कि वर्ल्ड वार 1 से पहले ये कहा जाता था, ये माना जाता था कि भाई जो पीस है वो एक नेचुरल कंडीशन है किसी भी स्टेट की, मतलब कि हर लोग यही कहते हैं कि हम पीस में रहें। मगर जब वर्ल्ड वार 1 हुई तो उन्होंने देखा कि यार देखें, पीस तो कोई नेचुरल कंडीशन है नहीं, क्योंकि जब वर्ल्ड वार 1 से पहले ये कहते थे कि पीस नेचुरल कंडीशन है और पीस ज्यादा से ज्यादा प्रोमोट तब होता है जब आपस में आप ट्रेड करें, स्पेशली फ्री ट्रेड करें। तो जब वर्ल्ड वार 1 हुई तो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो IR के स्कॉलर थे, उन्होंने जब तारीख को रीड किया तो उनको ये एक पॉइंट मिला कि भाई देखें, पहले तो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ट्रेड हो किसी भी कंट्रीज के दरमियान तो उससे पीस प्रोमोट होता है। मगर वर्ल्ड वार 1 जो स्पेशली एक तरफ जर्मनी था, दूसरी तरफ जो था वो था ग्रेट ब्रिटेन। अब जर्मनी और ब्रिटेन ये आपस में हाईली इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमीज थी, मगर फिर भी इनमें जंग हुई। ठीक है, तो मतलब कि इन्होंने ये एक सोच डेवलप की कि भाई देखें, पीस कोई नेचुरल कंडीशन नहीं, इसको प्रोमोट किया जा सकता है। कैसे प्रोमोट करें, इसके लिए आप ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, कलेक्टिव सिक्योरिटी बनाएं, ओपन अलायंसेस बनाएं, ओपन ट्रीटीज करें, ओपन डिप्लोमेसी करें, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर रियलिज्म का जन्म हुआ। फिर रियलिज्म ने कुछ न्यू आइडियाज इंटरनेशनल रिलेशन में रखे, जिसमें उसने सब चीजों को दिया, मगर ज्यादा से ज्यादा फोकस जो उन्होंने दिया वो दिया पावर को, स्पेशली मिलिट्री पावर। उन्होंने कहा कि अगर किसी कंट्री के लिए सर्वाइवल और सिक्योरिटी सिर्फ तब ही हो सकती है मुकम्मल जब उसके पास मिलिट्री पावर हो। फिर उसके बाद न्यू रियलिज्म की बहुत सी अप्रोचेस आई, जैसे कि मॉडर्न रियलिज्म, स्ट्रक्चर रियलिज्म, उसके अलावा सिक्योरिटी स्टडी, जिसमें कुछ रियलिज्म को भी कोटेल किया गया, उसके बहुत से पॉइंट्स को कोटेल किया गया। जैसे कि न्यू रियलिज्म के लोगों का ये मानना था कि भाई हम सिर्फ पावर को मिलिट्री में क्यों देख रहे हैं, हम पावर को इकोनॉमी में भी देखें, हम पावर को टेक्नोलॉजी में भी देखें, मतलब कि जो जो चीजें किसी स्टेट के पास हैं हम सब में देखें। मतलब कि ये भी आप समझ सकते हैं कि IR में एक न्यू चीज आई, एक डेवलप हुई। उसके बाद न्यू आइडियलिज्म, अब उनका मानना यह था कि भाई हम सिर्फ स्टेट के चक्कर में हैं, आप स्टेट के चक्कर में रहें मगर लोगों के लिए भी कुछ सोचें, आप फ्री ट्रेड लगाएं, आप डेमोक्रेसी करें, आप ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करें। मतलब कि एक नया मोड, एक ट्विस्ट आया इंटरनेशनल रिलेशन में। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेस आई। पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेस में बहुत से IR की जो भी पहले थ्योरीज थी उनको देखा गया, उनको समझा गया, उसके बाद अपनी अप्रोचेस दी गई। तो ऐसे IR ही मुख्तलिफ वे से, मुख्तलिफ स्टेजेस से क्रॉस होता हुआ उन्होंने आज की स्टेज ली। तो ये था इंटरनेशनल रिलेशन पे मेरा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी एक इंकरेजमेंट मिले। Thank you, that's all.